जी हाँ, नमस्कार जी। मैं आरजे खुशी आ जाएगी और आज मेरे साथ मिस्टर टाइटस सुब्रमण्य जी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू खुशी। आज खुशी की बात है कि आपसे बातें चीतें करने का मौका मिला। थैंक यू, आप अपना प्रेशियस टाइम लेकर आए हमारे साथ। थैंक यू। और आपके बारे में तो मैं जब कनाडा में था सुनता था, इंटरव्यू सुनता था, आप लोगों से बात करता था, सुनता था। मैं सोचता था एक दिन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ऐसा पता चला कि आपका फादर का जो आपने फोटो दिखाया कि मेरा फादर गिलोलोवा में रहता है, तो मैंने बोला मैं भी गिलोलोवा का है। तो फादर को देख के मैं चीन गया। आप मैंने बोला अच्छा किसी दिन जरूर मुलाकात होगा ना। तो ऐसे दोबारा फिजी आया, जरूर मुलाकात हुआ। तो जैसे आपने चाहा कि मैं कुछ अपने बारे में बोलूं। जी हाँ। और मैं गिलोलोवा में पैदा हुआ। मेरे पिता का घर जो है गिलोलोवा में, और मेरा पैदाइश जो है वो 1947 में हुआ और वहीं पर मैंने पला बड़ा हुआ। और जब मैं 12 साल का था मेरा माँ गुजर गया। तो मेरा पिता बहुत दुखी था कि क्या करेगा उसे। तो उस समय मैं क्लास 6 पढ़ रहा था मेहंदी संगम स्कूल में। मेरा पिता बोला कि देखो अब माँ नहीं रहा और तेरे भाई और बहन सब स्कूल जाते, उनके खाना बनाना मेरे बस का नहीं है, क्यों नहीं तुम स्कूल छोड़ दो और मुझे मदद करो। मैं सोचा, मैंने बोला ठीक है, तो कोई हमारे चाह नहीं है ना। फिर मैंने रुक गया, खाना बनाता था और मेरे सब भाई बहन को लिए पार्सल करता था स्कूल के लिए। फिर सब स्कूल जाते थे, फिर मैं खाना बना करके अपने पिता के ले जाता था, क्योंकि वो गन्ना काटता था, और फिर उसको भी कुछ मदद पहुंचाता था, फिर खेत में भी मदद पहुंचाता था। इसी तरह से लगभग 3 साल गुजरा। अच्छा। मेरा भाई 3 साल बाद उसने शादी किया, मेरा भाभी आ गया। तो मुझे उस समय काफ़ी अच्छा महसूस किया कि एटलीस्ट अब कोई है मेरे घर पे देखभाल करने के लिए। और उस समय मैं थोड़ा फ्री हो गया। और फिर उसके बाद में मैं स्कूल नहीं गया। उसके बाद में बस किसानी करने लगा, खेत में करने लगा, गन्ना काटने लगा। कौन साल में आप बोर्न होते हैं? मैं 1947 में 1947 मई महीना में, मई 26 1947 में पैदा हुआ। और अभी तो मेरा ये 77 चल रहा है। अभी हाल ही में मेरा बर्थडे था मई 26 के। और परमेश्वर के दया से हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आपका। या आप अभी तक चलता है। और स्कूल भी आप यहीं गिलोलोवा में हैं? जी हाँ, नैनी संगम यहीं से जाता था। अच्छा। उस समय मोटर गाड़ी नहीं था, पैदल जाता था, पैदल आता था। अच्छा। इसी तरह से हम लोग का जीवन चला ना। तो आप यहीं पर गिलोलोवा में पले बड़े, स्कूल गए यहीं पर? यहीं पर, जी हाँ। कितनी एज तक आप यहीं पढ़ते? यहाँ पर मैं फिर किसानी करता था, खेती बाड़ी संभालता था। मेरा पिता को हेल्प करता था सभी चीज में, चौवा, गाय, बकरी, बैल सभी कुछ था हमारे पास ना। भाभी आने के बाद आपको खाना बनाना काम बंद हुआ, लेकिन और काम जो फार्मिंग वाला काम में मैं लग गया ना। तो इसी तरह से चलता रहा। 1964 में मेरा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है, वो अभी तो न्यूजीलैंड में निवास करता है, वो बहुत बीमार हो गया और खूब
तगड़ा था, लेकिन अचानक उसका देह जो है कमजोर होने लगा, वीक होने लगा, और हम लोग नहीं जानते थे क्या प्रॉब्लम है। तो किसी ने उनको बताया कि वहाँ पर जाओ, उस मंदिर में जाओ, उस ओझा के पास जाओ, यहाँ जाओ। वो यहाँ से रेखरीकी तक वो जाता था, और फिर अंत में वो एकदम तंग आ गया, और अब हर वक्त वो उदास रहता था। मैंने बोला क्या हुआ, क्या करे? तब मेरा अंकल बगल में चेत जाता था, मैं उससे बताया कि ऐसे ऐसे मेरा भाई बहुत बीमार है। उसने कहा हमारे घर पर प्रेयर होता है बीमार लोगों के लिए भी, तुम लेकर आओ उसको। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो शाम को मैंने बोला मेरे भाई चलो और तुम्हारे लिए प्रेयर होगा। तो वहाँ पर मैं उसे ले गया। जब सभा में था, बैठा था, थोड़ा वचन सुना गया तो उसका विश्वास बढ़ने लगा। तब फिर पादरी ने कहा अगर प्रेयर जो चाहे तो बताओ, प्रेयर होगा। तो उस भाई ने अपना बारे में बताया कि उसको जो नेम करता था, जो नेम दिया गया था 3 साल तक आग में चलने के लिए उसका नेम था, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा सिचुएशन है। उसने कहा चिंता नहीं करो, अगर परमेश्वर चाहे, अगर तुम्हारा विश्वास है तो 3 साल नहीं, तुम्हारे लिए 3 मिनट में तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगा। तब मेरा भाई ने कहा ठीक, मैं विश्वास करता हूँ। तब उसके लिए प्रार्थना हुआ। जैसे प्रार्थना हुआ उसी समय ऐसा लगा कि उसके कोई ऐसा महसूस हुआ कि कोई आकर उसको छुआ, उसके अंदर से एक आग का सा चला। तब उसके अंदर में हल्कापन आ गया। तब पादरी ने बताया कि देखो तुम जाओ, आज प्रेयर करके सोना, और कल तुम जैसा तुम्हारा सिचुएशन है तो बताना। तो रात को हम लोग दोनों जाकर प्रेयर करके सोए। रात को उसने अचानक पे एक दर्शन देखा, एक विजन को देखा, और देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, सफेद वस्त्र में खड़ा करके उसके सर पे हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दे रहा। तब उसने जाना कि वो ये तो यीशु का दर्शन है। तो फिर उसके बाद में वो चला गया। तो उसके अंदर में खुशहाली सा आ गया। सुबह उठा, वो सह नहीं सका, मेरे अंकल के घर पर गया, मुझे कहा कि मुझे बाइबल दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं चर्च जाना चाहता हूँ। तो उसी घड़ी मेरा अंकल जो है उस चर्च लेकर गया। उस समय नैनी ब्रिज के पास हमारा चर्च था, छोटा सा घर था, उसी में चर्च होता था। तो वहीं पर जाना शुरू किया, और फिर बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ पर जाते जाते हम लोग के विश्वास और बढ़ते गया और बढ़ते गया। मेरा भाई ने कहा कि पादरी से कि अब मैं चाहता हूँ सिर्फ परमेश्वर के काम करने के लिए और कोई काम नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हमारे नया बाइबल स्कूल खुला है, साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज सुबह में, तुम अगर जाना चाहो तो जाओ। तो अमेरिकन मिशनरी लोग खोला था। उस समय खाली 6-7 स्टूडेंट था। मेरा भाई भी चला गया उसमें, और जाकर वे लोग उसमें भाग लिया। तो इसी तरह से 3 साल तक वो रहकर अपना बाइबल कॉलेज फिनिश किया। फिनिश करने के बाद में उसने कहा कि अब मैं चाहता हूँ पादरी के काम करे के लिए। तब उसी समय पादरी ने कहा कि तुम शादी कर लो, जाओ। तब उसने बुनियासी में यहीं पर नज़दीक के लड़की थी, और उस समय हम लोग खुद नहीं ढूंढते थे, पादरी इंट्रोड्यूस कराता था। और तो उसने फिर शादी कर लिया और चला गया। आप कितने बड़े थे उस समय? मैं उससे 2 साल छोटा था ना। 2 साल या मैं हर सबको हमारे फैमिली में हमारे सिबलिंग सब 2-2 साल बड़ा छोटा है ना। तो मैं उससे 2 साल छोटा था। तो फिर मैं यही सोचा कि मेरा भाई चला गया, अब मेरा बड़ा भाई खेती बाड़ी सब संभालने लगा। मैंने बोला अब मैं भी फ्री हो गया। तो पादरी ने कहा कि अगर तुम जाना चाहो तुम भी जाओ बाइबल कॉलेज। 69 में मैं निकल गया सुबह। तो 3 साल वहाँ पर था, 69, 70, 71 तक बाइबल कॉलेज में। जी हाँ। और बाइबल कॉलेज से जब मैं लौटा
पादरी ने कहा कि अब क्या करे, अब तुम जाना चाहता है पादरी काम करने के लिए तो तुम्हें शादी करना होगा, वैसे पादरी काम में नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, तो फिर उसने मुझे एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जो साबू साबू में रहता है, और साबू नेंडी ना? साबू नेंडी में। तो फिर मैं अक्टूबर 6 तारीख अक्टूबर का 1971 में मेरा शादी हो गया। अच्छा। तो फिर शादी के बाद में पादरी ने कहा तुम जाओ फर्स्ट मिनिस्ट्री तुम्हारा बा है, तो वहाँ पर चेज था और उसी में जाकर काम करो। मैं चला गया बा, तो बहुत दिन वहाँ नहीं टिका मैं, केवल 7 मंथ, क्योंकि जब मैं वहाँ पर था तो सुबह में एक पादरी बहुत बीमार हो गया। अच्छा। तो बोला कि देखो वो पादरी बीमार है, उसको हेल्प नीड है, तू जाओ उसको मदद करो। फिर मैं सुबह चला गया, फ्लैगस्टाफ असेंबली जो है 39 बाउ स्ट्रीट सुबह में, वहाँ पर मैं 4 इयर्स तक वहाँ पर एक असिस्टेंट पादरी के रूप में काम किया और अच्छा ट्रेनिंग मिला मुझे वहाँ, सब कुछ हुआ। फिर 1977 में मैंने सामागुला में एक चर्च फाउंड किया, उसका नाम था फेथ असेंबली ऑफ गॉड। और अभी भी वो चर्च वहाँ पर प्रॉपर्टी में हम ले लिए थे, और उसके बाद में मैं कनाडा चला गया, लेकिन दूसरा पादरी ने उस चर्च को बना दिया और वो स्थित है ओनो स्ट्रीट में, जो जैसीस हॉल आर्य समाज बिल्डिंग जो है और बगल में गुरुद्वारा, उसके बीच में ये हमारा चर्च है। और पहाड़ी में दूर से दिखता है, ओनो स्ट्रीट में पड़ता है और आज भी वहाँ पर है। अच्छा, और तो आपके बच्चे? जी हाँ, मेरे पास 4 बच्चे हैं। मेरे 3 बेटी है। अच्छा। और 1 बेटा है। अच्छा। और पहला जो बेटी है उसके नाम है नुग्रा। अच्छा। और वो अभी तो कनाडा में है वो, लेकिन वो जब 10 साल का था, मेरा जो मदर इन लॉ था, मेरा वाइफ का माँ जो था, उसने आया बोला ये लड़की को हमें दे दो बोले। अच्छा। तो मैंने बोला कैसे मैं दे दूंगा? वाइफ बोले हाँ दे दो ले जाने दो। बोले कनाडा हम लोग को भी मौका लगेगा। तो इसीलिए उसने मेरा बेटी को अडॉप्ट कर लिया। 3 महीना रुक के अडॉप्ट करके अपने नाम पर बेटी को करके फिर लौट कर गया, स्पॉन्सर करके मेरे बेटी को मंगा लिया। अच्छा। तो मेरी बेटी चला गया, थोड़ा दिन तो अच्छा था, लेकिन बाद में वो बहुत रोती थी, ये हम लोग को क्यों छोड़ दिया, क्या हमारे लिए खाना नहीं था घर पे कि क्या हुआ, बहुत रोती थी। मेरा वाइफ को एक बार मैंने भेज दिया, चल जाओ घूम कर आओ। मेरा भाई बोला वो बहुत चिंता करती है। फिर 1987 में जब दूसरा खूब हुआ फीजी में सितंबर में, तो मैंने फैसला किया चलो मैं भी जाऊं घूम कर आऊँ। लेकिन अक्टूबर महीना में 11 अक्टूबर के मैं चल गया कनाडा। उस समय वीज़ा नहीं था, फ्री वीज़ा था, केवल टिकट ले लो और चला जाओ। और इसी तरह से मैंने पहला बार कनाडा पहुंचा। और फिर मैं जब एडमिंटन में गया, मेरे परिवार जो था, मेरे वाइफ के भाई, बड़ा भाई जो फर्स्ट गया था वो, और 2 भाई वहाँ पर था, 3 भाई था वहाँ पर, ये सब रोकने लगा कि अब नहीं जाओ, तू यहाँ रुको, फीजी में कू लगाए तू जाएगी क्या करेगा। तब फिर मैंने बोला अच्छा ये भी अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा मैं फिर रुक गया। पर आपकी पत्नी और बच्चे सब फीजी में था उस समय। फीजी में मैं छोड़कर चला गया, खाली एक बेटी वहाँ था। अच्छा। फिर मैं अपने बेटी को साथ में था थोड़ा दिन वहाँ पर फैमिली के साथ। तो मुझे जब मैं रुक गया तो मेरा एक दोस्त मुझे बहुत मदद किया, उसका रेस्टोरेंट था, वो मुझे बताया आओ मेरे साथ मुझे हेल्प करो, $500 तुम्हें देगा कैश। हम बोला ठीक है तो अच्छा बात है।
तो जाकर उसको मदद करने लगा, वो पैसा देने लगा, मैं कुछ पैसा घर भेज देता। फिर इसी तरह से 4 मंथ के बाद में वर्किंग वीज़ा मुझे मिल गया। फिर मैंने बेकरी में काम करने लगा। फिर सब कुछ ठीक होने लगा तो मैं अपने बेटी को बोला कि अच्छा हम लोग दोनों जन एक अपार्टमेंट रेंट कर ले और यहीं पर रहे। तो उस समय बहुत सस्ता था, 350 में 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है और हम लोग अपार्टमेंट में मूव हो गया। तो इसी तरह से वहाँ पर 3 साल गुजारा। 3 साल के बाद में यानी परमानेंट रेजिडेंट के लिए एप्लीकेशन किया था, वेट करता था। तब हम इमिग्रेशन हमें बताया कि देखो हम लोग के डायरेक्ट वीज़ा नहीं दे सकता है, अगर तुम वीज़ा चाहिए तो तू जाओ बॉर्डर क्रॉस करो और लौट कर आओ तो तुम्हें वीज़ा देगा। मैं सोचा कि शायद बॉर्डर क्रॉस करेगा, अगर नहीं मिला वीज़ा तब बहुत मुश्किल होगा, तो इससे अच्छा है मैं लौट कर फीजी जाऊँ। तो ये भी ऑप्शन था कि अगर तू फीजी जाएगा तो वहाँ से एप्लीकेशन कर सकता है। तब उन्होंने लेटर दिया, मैं तब मैं आ गया। तो मैं आ गया 90 में। 1 साल मैं यहाँ रहा, फिर भी 1 साल यहाँ मुझे दिल नहीं था लौट कर जाने के लिए। वेदर के कारण बहुत ठंड था वहाँ। मैं 30, -30, 35, 40 में वहाँ रहा। बहुत मुश्किल रहा, लेकिन गुजारा करना पड़ा। लेकिन आप फैमिली जो था ये लोग और मेरा ब्रदर इन लॉ सब आप बोल रहा था क्या करता है। मैं 3 महीना अप्लाई नहीं किया, आकर 4 महीना हो गया। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन डाला, 4 मंथ में वीज़ा मिल गया। तो पूरा फैमिली हम लोग चले गए 91 में। फैमिली के साथ थोड़ा इजी हो गया। जी हाँ आप। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ कि वहाँ सब कुछ मैं जानता था, मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस था, नौकरी भी जाते मुझे लग गया, और फिर गाड़ी जाते खरीद लिया मैंने, तो सहज हो गया। बच्चों लोगों को स्कूल छोड़ना, सब स्कूल जाने लगा। फिर मैं वाइफ को बोला देखो ये कंट्री में तुम्हें भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। फिर एक ड्राइविंग स्कूल को अरेंज किया, वो भी लाइसेंस ले लिया। तब मुझे बहुत सहज हो गया, मैं काम करने लगा। कभी कभी मैं 2 काम करता था टू बिल्ड अप द फैमिली ना, क्योंकि अकेले मैनेज नहीं कर पाता रहा ना। फिर वाइफ भी काम करने लगा तो मैनेज होने लगा। इसी तरह से मेरा कनाडा में रहना हुआ। तो आप यहाँ फीजी में भी हमेशा आते हैं? और जी हाँ, मैं इधर फीजी में आता रहा, बिकॉज फीजी में मैं जब जो चेज से मैं गया था, वो चेज से मैं रिज़ाइन करके गया था ना, तो वो चेज रिज़ाइन करके गया तो फिर मैं हैंड ओवर कर दिया था जब मैं नहीं आ सका ना। तो लेकिन वहाँ पर मैंने मेरा परिवार सब मिल करके वहीं पर चेज शुरू कर दिया हम लोग ना। एक हिंदुस्तानी चेज वहाँ शुरू कर दिया। और इसी तरह से बड़ा से नहीं था, बट होम मीटिंग स्टाइल करता रहा। और करते करते फिर मैं जब यहाँ से लौट कर गया 91 में, तो चेज में हम लोग जाकर फिर करना शुरू किया। एक चेज रेंट करके उसी में हम लोग करना शुरू किया। तो काफ़ी समय तक रेंट चेज में था। लेकिन 2007 में जो है, मैं ड्राइव करके जा रहा था, एक प्रॉपर्टी मुझे दिखा जो लिखा था फॉर सेल बाय ओनर। और मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, कोना लॉट है, फ्रंट में स्कूल है और बहुत सुंदर जगह। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा बात है। तो मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, संजीत आओ देखो ये प्रॉपर्टी। तो उसने आया, बोला ये तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। हम लोग ले लिया उसको। हम लोग जानता नहीं था कि वहाँ पर चीज़ बन सकता है नहीं, क्योंकि जब पता चला तो डुप्लेक्स होम था। तो हम लोग बोला कोई बात नहीं, हम लोग अपने मन में ठान लिया अगर डुप्लेक्स भी बनाना पड़े तो हम लोग नीचे रेंट करके ऊपर चेज करेंगे। फिर भी हम लोग सोचे वहाँ चेज होगा। लेकिन ऊपर वाला का दया था, फास्टिंग प्रेयर हम लोग करते। 3 साल प्रेयर हुआ। फिर एप्लीकेशन जब किया गया सिटी से कि ये
लोट जो है हम लोग मांगता जोन करो रिलीजियस पर्पस के लिए। तो लोग ईमेल करके बताया तुम्हारा जो लोट है ये ऑलरेडी जोन फॉर रिलीजियस पर्पस। तो हम नहीं जानते, वो 1 साल में हो गया था, 2 साल में हो गया, हम लोग को पता ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि हम लोग पता लगाया नहीं था। तो इस कारण से एक डोआ हमारे लिए ओपन हुआ, हम लोग बहुत खुश हुआ। हम लोग बोला ठीक है। हम लोग फंड राइजिंग लेकिन करता था जब से हम लोग शेष शुरू किया ना, पैसा हम लोग इकट्ठा करता रहा, डोनेशन बटोरता था, फंड रेजिंग करता था। इसी तरह से हम लोग चाहता था कि एक दिन हमारे पास आए प्रॉपर्टी ना। तब जब ये प्रॉपर्टी हम लोग ले लिया तो अब तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो वहाँ पर हम लोग जब हम लोग को मिल गया, जोनिंग मिल गया, तो हम लोग सोचा कि अब बनाने के लिए तैयारी करें। तो हम लोग इंजीनियर के बुलाया, उसको आकर वो सब मेजरमेंट किया। प्रॉपर्टी मैंने करने के बाद में उसने अपना सारी लाने लगा। बोले अकॉर्डिंग टू द सिटी लॉ, बोले तुम लोग चर्च नहीं सकता बनाए। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि चर्च के लिए इनफ पार्किंग लॉट नहीं है, और जब पार्किंग लॉट नहीं है तो सिटी अप्रूव नहीं करेगा। तब हम लोग बताया कि देखो सिटी तो हमारे जोनिंग अप्रूव किया, अब पार्किंग लॉट के लिए वो थोड़ा रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ आप नहीं वरी करो। हम लोग बोला कि तू अपना काम करो, हम लोग अपना काम करेगा, हम लोग प्रेयर करेगा, और ऊपर वाला परमेश्वर ईश्वर वो अपना काम करेगा। तो हम लोग 21 डेज फास्टिंग प्रेयर हम लोग के चर्च में। प्रेयर होता था। जब एप्लीकेशन डाल दिया सिटी के पास, जब लॉन्च कर दी गया एप्लीकेशन, 21 डेज जो नामुमकिन होने वाला चीज हो गया, अप्रूव हो गया कि हाँ तो बना सकता चर्च में। जब पार्किंग लॉट के बात आया तब सिटी बोला डोंट वरी, रास्ता में तुम पार्क कर सकता, फ्रंट में स्कूल है वहाँ पार्क कर सकता, देयर इज लॉट ऑफ पार्किंग। लेकिन एक रिजेक्शन और भी आया था उस समय, और वो नैबा की तरफ से, बिकॉज वो लोग नैबा सब सिटी नैबर्स के लेटर भेजे कि यहाँ पर चर्च बनेगा, तो सब नैबर्स लोग नाराज हो गया। बोले कि यहाँ चर्च बनाएगा, यहाँ बहुत हल्ला होगा, यहाँ बहुत मुश्किल होगा, फ्रंट में स्कूल है, पार्किंग, ये सब चीजें लोग कंप्लेन करने लगा। तो सिटी हम लोग के पास लिखा कि देखो नेबर्स के कंप्लेन है कि यह चीज नहीं बनाओ, लेकिन हम लोग अपील करता है कि तुम लोग आओ अपील में बैठो बोले, और सबके हम लोग सलाह लेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है सबके। तो सब कोई अपना अपना सलाह दिया, और सलाह यही दिया कि यहाँ पर हल्ला होगा, यहाँ पर पार्किंग प्रॉब्लम है, और यहाँ पर स्कूल है, या बहुत मुश्किल होगा अगर चर्च भी रहेगा। तो सब अपन अपन बयान दे दिया। तो बगल जो नेक्स्ट नैबा था, आखिरी में उसको बुलाया, तो आखिरी नैबा से पूछा कि तुम्हारे कौन प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि पार्किंग प्रॉब्लम है, हमारे घर के सामने पार्किंग बहुत जगह नहीं है हमारे पार्किंग के लिए, क्योंकि स्कूल चलता है तो फुल पार्क रहता है यहाँ। तब हम लोग प्रेयर में जरूर हर वक्त करता था कि ये कोई रुकावट नहीं होना चाहिए ना। तो प्रेयर देयर इज पावर इन द प्रेयर, जनता। तो जो चेयरमैन था अपील बोर्ड के, उसने अच्छा बताया कि अच्छा ये बताओ हमें तुम्हें कौन दिन ज्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग के? तो उसने बताया मंडे टू फ्राइडे। बोले ओ तब तो नो प्रॉब्लम, बोले चेस तो संडे होता है। चेस संडे होता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो अप्रूव कर दिया। तो फिर दूसरा चीज आया फाइनेंस। फिर हम लोग पास उतना फाइनेंस नहीं, क्योंकि पुराना जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग पे कर रहा था ना। बैंक में हम लोग लोन के लिए एप्लीकेशन करा, सभी बैंक में एक ही बात बताया कि कोई बैंक किसी चैरिटी के नहीं देता है। अगर कोई बैंक देगा तो बहुत मुश्किल होगा देने के लिए। तो जो हमारा जो बैंक था, लगभग फिर हम लोग प्रेयर करता था, 21 डेज फास्टिंग प्रेयर होता रहा। तो सब बैंक से बात करने के बाद में कोई जगह अप्रूवल नहीं मिला।
तब फिर ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। एक बैंक ने कॉल किया संजीत को और उसको बुलाया, बोले देखो हम लोग अप्रूव नहीं करता कोई चैरिटी वर्क के लिए, कोई चर्च के लिए नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बैंक तुम्हारे चर्च के लिए करेगा। ये तो बहुत मुश्किल चीज, अनहोना चीज हो गया। $400,000 अप्रूव कर दिया। बस हम लोग बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। और आज परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा चर्च जो है वो एडमिंटन अल्बर्टा में है। उसका एड्रेस है 12069 95 A स्ट्रीट में है। और वो एकदम सेंट्रल एडमिंटन है, 5 मिनट फ्रॉम सिटी है। और अच्छा लोकेशन है और बहुत सुंदर जगह है। चर्च का नाम क्या है? चर्च का नाम है हमारा फेथ, जैसे यहाँ पर फेथ असेंबली ऑफ गॉड मैंने फाउंड किया, वही नाम वहाँ रखा, फेथ पेंटिकोस्टल असेंबली। और दूसरा नाम है फेथ क्रिश्चियन फेलोशिप, जिस समय मैं रखा था, उसके बाद में चेंज करके फेथ क्रिश्चियन फेलोशिप कर दिया और आज वो नाम से चल रहा है। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, वहाँ पर आना चाहे तो वो, अगर कोई भी जाना चाहे तो पास्टर संजीत कुमार नाम है, उसका फोन नंबर है 7809940620, उसका फोन नंबर है, कॉल कर सकते हैं। और जाकर हर संडे को 10:30 से शुरू होता है वहाँ। तो कभी भी अगर एडमिंटन आना है या कोई भी देखना चाहता है, आना चाहता है, मिलना चाहता है, आ सकता है। मैं भी रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं फिजी आ जाता। तो आप कितने दिनों के लिए अभी फिजी आए हैं? फिजी में 4 महीने के लिए आया। अच्छा। क्योंकि मैं अब डुअल सिटीजन ले लिया, यानी मेरे पिता गुजर गया, मेरा भाई गुजर गया, तो ये घर जो मेरा पिता का घर जो था वो अब मैं टेक ओवर कर लिया। और इसलिए मुझे आना है, हर वक्त मेंटेनेंस करना है, बहुत काम रहता है यहाँ पर आना है ना, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। और अब डुअल सिटीजन ले लिया तो और मुझे सहज हो गया कि कोई समस्या नहीं है कि कितने दिन हम रह सकता है। मैं 6 महीना रह सकता है, साल भी रह सकता है। तो आपको यहाँ अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मी है लेकिन मेरा बॉडी जो है, मुझे लगता है मुझे एडजस्ट हो जाता है जल्दी से, और कोई तरह का इसमें यहाँ बीमारी नहीं है। एकदम ऐसे लगता है कि यहाँ फ्रेश है सब। बिकॉज विंटर में तुम जानते हो, कहीं पैर का दर्द, कहीं सर के दर्द, सब प्रॉब्लम वहाँ रहता है। बेस्ट रहता है विंटर में यहाँ आ जाओ, समर में वहाँ जाओ। जी हाँ, ऐसे तो प्लान करता है। अच्छा। बट अभी मैंने अपने वाइफ से बात कर रहा था, बोले मैं भी आऊंगा, 4 मंथ रहेगा। अच्छा। हम बोला ठीक है। हम बोला अब मेरा जो ऊपर वाला घर है जो, वो मेरा टेनेंट शायद न्यूजीलैंड एक टेनेंट चला जाएगा बोलता। अच्छा। तो जैसे जाएगा तो मैं ऊपर खाली करके मैं अपना ऊपर मैं मूव हो जाऊंगा। अच्छा, तो आपके यहाँ पर घर है आने के लिए? हाँ, तो यहाँ वहाँ के 6 महीना 4 महीना रहो। अच्छा। और बच्चे सब वहाँ क्या करते हैं? मेरे 3 बेटी है और 1 बेटा है। 3 बेटी सब जगह जगह पर है। बड़ी वाली BC में है, पहले सरी में था, अभी मूव हो गया वहाँ से मेपल रिज में। अच्छा। और फिर दूसरा बेटी जो है वो एडमिंटन में है, जो वे लोग का अकाउंटेंट ऑफिस है, ओन बिजनेस है, और वे दोनों अच्छी तरह से बिजनेस करता है। जब मैं रिटायर हो गया मैं उनको सौंप दिया। अच्छा। क्योंकि मैं तो उन्होंने शुरू में मुश्किल था, बोले मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैंने बताया कि मैं हूँ, मैं मदद करूँगा तुम लोग को नीड में ना। तो इसी तरह से मैं अभी भी मदद करता हूँ जब मैं रहता हूँ वहाँ। अच्छा। और जब मैं नहीं रहता तो वो लोग खुद संभाल लेते और अच्छी तरह से उनका चल रहा है। और छोटी बेटी जो है वो कैलगरी में रहता है, उसका नाम है शेली,
और वो उसका एक बेटा है और लगभग 17-18 ईयर्स होने वाला है। अच्छा। और अभी तो मेरे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। अच्छा। लेकिन मेरे अभी 3 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया। ग्रैंडपा हो गया। ग्रैंडपा और ग्रेट ग्रैंड हो गया। मेरा बड़ी बेटी के लड़का के एक लड़का एक लड़की है। अभी जल्दी में एक लड़का पैदा हुआ। अच्छा। मुझसे एक दिन पहले मेरे बर्थडे जिस दिन था, अच्छा, वो उसी समय। अच्छा। अच्छा। फिर और एक उसका जो बेटी है वो बीसी में रहती है, उसका एक बेटा है। अच्छा। तो अब 3 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मेरा हो गया है, अपने आंखों से देख लिया है। अभी जो सेकंड डॉटर है उसकी भी बेटी बड़ी हो गई, वो भी शादी करने मांगता है। मुझे बोला ना आई वांट टू गेट मैरिड टू। उसके पास बॉयफ्रेंड है। अच्छा। और शादी करने के लिए तैयार है। तो ऊपर वाला दया से तो जल्द से जल्द हो जाएगा। वहीं कनाडा में होगा? जी हाँ, वहीं पर मुझे लगता है 1 साल के अंदर मुझका भी शादी हो जाएगा। नाइस। अच्छा। ऐसे और आपको यहाँ फिजी और कनाडा से कंपेयर करने में, जैसे एडमिंटन में आपको क्या वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है और फिजी में क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है? कनाडा में तो हम यूज्ड टू हो गए वेदा, आप तो एडजस्ट हो गए और हम लोग अपना प्रिपेयर रहते हैं ना। जब विंटर आते जैसे गाड़ी के जैसे टायर चेंज करो, विंटर टायर विंटर में लगा दो, समर टायर समर में लगा दो, और फिर अपना कपड़े वगैरह की तैयारी कर लो। ये सब चीज की तैयारी वहाँ होता है ना। कुछ ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर? अब तो ऐसे लगता है कि कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता है, बिकॉज बहुत दिन हो गया मुझे, 36-37 ईयर्स हो गया है। इसीलिए तो यहाँ पर अगर फिजी में रहते तो क्या मिस करते आप कनाडा वाला? कुछ आप मिस करने लगते जब आप फिजी में रहते हैं? जब फिजी में रहते तो यहाँ के जो फूड है ना, यहाँ का जो फ्रेश वेजिटेबल्स है और फ्रेशनेस यहाँ बहुत है। बहुत जो भी तुम चाहता है जाओ फ्रेश लेके आओ, बनाओ ना, और गार्डन में उगाओ। और वहाँ पर तो सब चीज तो लेना पड़ता है, और फ्रोजन लेता है। अच्छा। और सब कुछ डिफरेंट है, लाइफस्टाइल खाना सब चीज की डिफरेंट है। और मुझे ऐसे भी लगता है टेस्ट भी डिफरेंट है। वहाँ के टेस्ट यहाँ के टेस्ट भी डिफरेंट है थोड़ा। और यहाँ जो भी कुछ बना दो लगता है कि टेस्ट है। और इवन फिश वगैरह, यहाँ के फिश बहुत स्वाद रहता है ना। वहाँ पर हम लोग ज्यादा वो सम्मन खा लेते हैं ना, ऐसे इसीलिए फूड का भी टेस्ट यहाँ पर फिजी में बहुत अच्छा है, और फ्रेश चीज ज्यादा मिलता है ना। तो ये चीज। अभी आप घर रेनोवेट करते हैं, आप क्या करते हैं उसमें? आप मैं जैसे जो काम मैं नहीं कर पाता वो काम लगा कर लेता ना। अच्छा। अभी मुझे जो करना था मैं करा दिया। जो टाइल लगाने के टाइल ले आकर बुलाकर लगा दिया। साथ आप करते हैं? राइट। हाँ, तो ऐसे से जो बचा काम मैं कर देता हूँ। अच्छा। थोड़ा कुछ छूट गया, थोड़ा ये करना, पेंट कर लेना, वो सब काम मैं खुद कर लेता। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त है वो भी मुझे मदद कर देता ना। तो आप इतनी एज में भी करते रहते हैं? जी हाँ, इतने एज में मैं हर वो करना मैं लाइक करता कि डू समथिंग ना। आजकल के बच्चे बहुत लेजी हो गए, ऐसा लगता है ना? जी हाँ, आजकल के बच्चे लोग काम नहीं करना। तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं? उनको यही बताना चाहता है कि अगर तू काम नहीं करेगा तो यानी तुम्हारी तंदुरुस्ती भी अच्छा नहीं रहेगा ना, लेजीनेस हो जाएगा ना, सुस्तपन आ जाएगा। और काम करने से तुम एनर्जी मिलता है तुम्हें लगता है कि और भी करो। हाँ, तो इस तरह से तुम करते रहता है, तुम्हारा दिन भी कटता अच्छा है, और फिर रात को नींद भी अच्छा आता है।
हाँ, अगर तुम लेजी हो जाओ तुम्हें नींद भी नहीं लगेगा ना। जी ये सब चीज के डिफरेंस है। राइट। मैंने देखा कोई लोग बोले अरे हमको तो नींद नहीं आवे। काय नहीं करेंगे तो हाँ, आराम से सो तुम हाँ तुम मेहनत करो थोड़ा, तुम जाओ, तुम थोड़ा पसीना तो बाहर निकले, तुम जाओ फिर अच्छा से शावर लो, देखो तुम्हें नींद अच्छा लगेगा, जी। क्योंकि नहीं थका हो जाता है ना। राइट। अच्छा, आप इतनी बातें की, कुछ आपको गाना भी आता है, कुछ गा कर सुनाना चाहते हैं ऐसे कुछ? मैं जी हाँ, गाना तो बहुत गाना तो है, लेकिन जी। अच्छा वही गाना मैं एक दो लाइन गा दे दूँ। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, भक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, भक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये गाना जो है मैं गाता हूँ और मेरे हृदय को छू लेता है कि उसने मुझे मुक्ति दिया। आज से 1964 में मैंने उसको ग्रहण किया, अपनाया मुक्तिदाता के रूप में, कि वो मुक्ति मुझे दिया है। और आज तक 1964 से लेके 2024 हो गया, आज तक मैंने कभी पछताया नहीं, क्योंकि वो मुझे कभी छोड़ा नहीं। जैसे बाइबल कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और फिर दुनिया के लिए उसने जॉन 3:16 में कहा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वो अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये स्क्रिप्चर जो है, पहला स्क्रिप्चर मैंने सीखा जब यीशु को ग्रहण किया, तो आज तक ये भूला नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू, आपने आए हमारे साथ, अपना जो प्रेशियस टाइम है निकाल कर आए। थैंक यू वेरी मच, आपको मिलकर बातें करने में थैंक यू। खुशी, आपसे भी बहुत दिनों से आपसे मिलना था, मिलते रहा, लेकिन इंटरव्यू के लिए कभी मैंने किया नहीं। ये पहली बार आपसे अपना कहानी है, अपना जीवन के बारे में बता सका। और थैंक यू सो मच कि आपने सभी लोगों के, हम देखा फेसबुक में आपने कितने लोगों के पास जाता है, उनका हालचाल लेता है, उनका समाचार बताता है, और हम सोचता है बहुत कम लोग कर सकता है, सभी लोग के पास इतना समय नहीं है, और आप इतना समय निकालता है जो करने के लिए, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी तरह से अच्छे काम में लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।